गुड इवनिंग यार, स्टार्ट कर देते अब, ठीक है। रोटेशनल मोशन किसी एक दिन जो है एक्सरसाइज 4 को डिस्कस करूंगा। नहीं तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर किसी दिन तुम्हारा नहीं होगा तो बोल देना मुझे। उस दिन जो है 2 आवर्स का डाउट लेके एक्सरसाइज 4 डिस्कस कर लेंगे अपन। एक्सरसाइज 3 का लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, लास्ट एक पैसेज है। तब तक स्टार्ट कर देते हैं रोटेशनल मोशन। लेक्चर 1। या कहीं कहीं पे ये ऐसा भी लिखा होगा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स मतलब बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अपन? वी विल स्टडी अबाउट रिजिड बॉडी। किसके बारे में? रिजिड बॉडी के बारे में। तो पहले स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी से। ये रिजिड बॉडी है क्या? रिजिड बॉडी तो डेफिनेशन से पहले समझ लेते। जैसे मान लो ये एक रॉड ले लिया है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज एक्स। तो अभी ये रिजिड बॉडी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद रिजिड बॉडी यहाँ पे है। पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो अभी भी इसका सेपरेशन जो है वो क्या है? एक्स। टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ पे है। इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर एल है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए वुड बी एल। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। और दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है ना। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन a rigid body remains same throughout the motion, now if the 2 points, if the distance between 2 points, you know, of a body remains same throughout the motion, then such type of body is said to be rigid body. अगर इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कोई भी दो पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए, तो उस दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर हमेशा सेम रहेगा तो वो बॉडी कैसी होगी? रिजिड बॉडी होगी। वो बॉडी कैसी होगी? रिजिड बॉडी होगी। सपोज ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा था वीबी से और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है वीए से, ठीक है। तो पहले एक बार उसको एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। सबसे पहले तो ये रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स in which the distance between each pair of particles remains same with respect to time, क्या है? It is defined as a system of particles in which the distance between each pair of particles remains same with respect to time. नहीं, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सेम है
इसका मतलब ये होगा ना यार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बी है तो वी बी इंटू टी सेम टाइम में, और ये हो जाएगा वी ए इंटू टी। तो यहां पे क्या है, वी बी इक्वल्स टू वी ए थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन। विथ टाइम का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, टाइम मतलब थ्रू आउट द मोशन। तो ये क्या हो गया, वी ए इक्वल्स टू वी बी हो गया। अब वी ए को थोड़ा रिलेट करते हैं, देखो यहां से, ये जो वी ए था अभी, वी ए इस डायरेक्शन में और वी बी इस डायरेक्शन में। तो अगर वी ए इक्वल्स टू वी बी हो गया तो वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो वी ए बी है, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, इसको क्या बोलते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं, जैसे दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे है ए, और एक पार्टिकल यहाँ पे बी है। ये मान लीजिए 2 मीटर से जा रहा है और ये 3 मीटर से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। तो वी बी ए या वी ए बी जो भी फाइंड करना है, वी बी ए फाइंड कर रहे हैं अपन, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ए और बी है, वी ए बी फाइंड कर लिया, तो ये 3 - 2 ये भी 1 हो जाएगा। इस वाले वेलोसिटी को क्या बोलते थे, देखो यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो टाइम के साथ सेपरेशन इंक्रीज होगा। तो वैसे वेलोसिटी को बोलते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे ये 3 मीटर से जा रहा है, ये 2 मीटर से जा रहा है, तो इसी के अलोंग है ना यार, इसी के अलोंग है ना, एक ही लाइन के अलोंग है ना दोनों वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को बोलते थे, यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सेम लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, जो सेम लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, काइनेमेटिक्स में ये सब बताया था। तो ये सेम लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है, तो ये वाली वेलोसिटी यहाँ तो 0 आ रही है, ग्रेटर स्मॉलर होती तो समझ में आती बात की, आप पॉजिटिव नेगेटिव होता तो समझ में आ रही बात। तो इस वेलोसिटी को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों में कुछ भी बोलिए चलेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी बॉडी रिजिड है, इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वुड बी 0 फॉर अ रिजिड बॉडी, या इन अ रिजिड बॉडी velocity of separation और velocity of approach would be 0। आई बात समझ में कुछ, इसको आगे इस स्टेटमेंट को मैं नोट कराऊंगा, इतना क्लियर है, एक बार नोट कर लीजिए, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। रोटेशनल मोशन, यहाँ पे नो डिफॉर्मेशन, ब्रैकेट में कहीं पे लिख लेना, नो डिफॉर्मेशन। नो डिफॉर्म, ये लेंदी चैप्टर है थोड़ा, नो डिफॉर्मेशन लेंदी चैप्टर है ये, टाइम जाएगा। आगे वाले चैप्टर्स ऐसे ही रहेंगे, मतलब ऐसे, मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास में टाइम लग रहा था ना, वैसे ही इसमें भी लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, रोटेशनल मोशन में। टफ क्या, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे, 2-3 लेक्चर मिस किया, मिस करने का मतलब ये है कि रिवाइज नहीं किया, सही से नहीं पढ़े, तो फिर टफ लगेगा, वो तो हर चैप्टर के साथ है। एक बार डायनामिक्स समझ में आएगा चैप्टर का, तो चैप्टर इजी लगेगा, है ना। ई टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या ई टेंड्स टू, नोट कर लीजिए आप। हाँ जी,
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्फिनिटी बोल रहे हो? हाँ, बोल सकते हैं डायरेक्ट। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ना, वो एक पार्टिकल के लिए, मतलब एक सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं है बेसिकली। वो दो बॉडी होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। तो वैसे नहीं बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्फिनिटी, उसका मतलब उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। वो कब होता है कि जब दो बॉडी है, उसके सरफेस पर डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं बोल सकते। समझ लेते हैं फिर से। ठीक है, कोई नहीं। ये फिर से, ये रिजिड बॉडी, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसको पढ़ेंगे। स्टैटिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको। तो ये एक रिजिड बॉडी है। तो अगर आप ये देखो, ए और बी है, तो इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? एक्स है। तो टी इक्वल्स टू 0 पे ये है, तो टी इक्वल्स टू टी पे भी क्या है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स है। मतलब क्या हुआ कि इफ द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी बॉडी है उसके बीच कोई भी बॉडी के दो पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन, किसी एक इंस्टेंट की बात थोड़ी है। थ्रू आउट द मोशन हमेशा किसी भी इंस्टेंट में फाइंड करो, कोई दो इंस्टेंट कंसिडर कर लो, सेम रहेगा। नेक्स्ट दो इंस्टेंट कंसिडर करो, सेम रहेगा। आगे वाला इंस्टेंट कंसिडर करो, सेम रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। थ्रू आउट द मोशन अगर आ गया है तो इंस्टेंट भी होगा ना। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर सेम रहेगा हमेशा, तो वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसी बॉडी होगी, तो रिजिड बॉडी होगी। ठीक है। तो सेपरेशन सेम होगा, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब एल बी इक्वल्स टू एल ए। तो वी बी इंटू टी इक्वल्स टू वी ए इंटू टी, तो वी बी इक्वल्स टू वी ए। अब देखो, ये बी और ए जो है वो इसी लाइन के अलॉन्ग है। तो एक लाइन के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज होगी ना, तो इस वेलोसिटी का जब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करोगे तो जीरो हो जाएगा। सेपरेशन इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी एक्स है, पहले भी एक्स था। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो है, या इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले भी ये सब डिस्कस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिजिड बॉडी में ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नोट कर लिया इसको? नहीं, ये नोट नहीं करना है। जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? डन। तो यहां से क्या चीज समझ में आई अपने को? क्या लिखेंगे? फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स, पेयर ऑफ पार्टिकल्स in a rigid body, there is no velocity of separation एक मिनट देख लो यार, थोड़ा फास्ट तुम करो। डन। For every pair of particles in a rigid body, there is no velocity of separation or approach between the particles. आई बात समझ में? मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अगर वेलोसिटी होगी भी तो किसके अलोंग होगी? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, that is any relative motion between two particles, any relative motion, relative
motion between two points on a rigid body will be perpendicular to the line joining between them. To the line joining between them. तो यहां से क्या समझ में आया? Hence, अगर परपेंडिकुलर है, इसका मत समझो, इसको यहाँ पे ऐसे बता रहा हूं मैं, आगे यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक रिजिड बॉडी है, ये रॉड है और ये एक रिजिड बॉडी है। तो ये पॉइंट रेस्ट में है और इसके रेस्पेक्ट में कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, ये पॉइंट, तो इसका मोशन भी होगा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन के, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा होगा, या इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अब ये रेस्ट में आ गया है, ये मूव कर रहा है, तो इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है, तो इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इसी पॉइंट को कंसिडर कीजिए, तो इसका मोशन सर्कुलर। Hence, with respect to any particle of a rigid body, the motion of any other particle of that rigid body is circular. कैसा होगा? सर्कुलर। ठीक है, थोड़ा समझ भी लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। जैसे फिर से रोड ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 2-3 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ये कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ये कंसिडर कर रहे हैं और एक पॉइंट ये कंसिडर कर रहे हैं। अगर इसको रेस्ट में लाएंगे तो सपोज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ये ऐसा है। इसको फिक्स कर दिया तो ये देखो, ये ओमेगा से अगर ये पॉइंट रोटेट करा रहे हैं ऐसा, ये ओमेगा से ऐसा जा रहा है, ये पॉइंट तो यही पे है ये वाला, और ये ऐसा रोटेट कर रहा है। तो अभी ये रॉड ऐसा था, कुछ टाइम के बाद ये रॉड ऐसा हो सकता है, तो ये एंगल थीटा है। तो देखो ये पॉइंट कितना एंगल कवर कर रहा है, तो ये पॉइंट भी थीटा एंगल कवर कर रहा है, और ये पॉइंट भी कितना एंगल कवर कर रहा है, तो सेम टाइम में ये पॉइंट भी थीटा एंगल कवर कर रहा है। सेम टाइम पे ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट आप कंसिडर कर ले, इस पॉइंट को ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट कंसिडर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो हर पॉइंट कितना एंगल कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में? थीटा। इसके लिए भी एंगल थीटा, इसके लिए भी एंगल थीटा, इसके लिए भी एंगल थीटा। मतलब इस पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी वही होगी, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी वही होगी, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी वही होगी। तो इसके रेस्पेक्ट में, ये इसको रेस्ट में रख दिया था, तो इसके रेस्पेक्ट में हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। बात आ रही है समझ में? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो पहले यहां से ये चीज समझ में आई। तो विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी, the angular velocity of all other points of that rigid body is same. Rigid body is same. बात आई कुछ समझ में? हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी।
हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इस अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो ये भी ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है। हर पॉइंट कितने से जा रहा है, ओमेगा से जा रहा है। नोट कर लो इतना पहले। आएगा, सब आएगा, सब आएगा। मूव कर रहा है वो, उस वैसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, उसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। एक को फिक्स कर दिया है, इसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वैसे मोशन को बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। ये सब आगे बताऊंगा, सब आएगा, पहले एक बार इसको समझ लीजिए क्या है नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। डन। अब देखो अगर ये रॉड ऐसा होता, नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट, नोट कर लीजिए। डन। देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसा मान लेता, ये रॉड ऐसा है, अब इस पॉइंट के अबाउट मान लो ये रोटेट कर रहा है, ऐसा क्रॉस करने का मतलब ये एक हिंज पॉइंट है, ठीक है, हिंज है ना, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, ठीक है। देख लो यार। डन। अब अगर सपोज ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट, ये ऐसा हो गया है।
ऐसा हो गया। क्या ये बताओ, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट रहा होगा, ये भी थीटा जाएगा, ये पॉइंट रहेगा वो भी थीटा जाएगा, ये पॉइंट रहेगा ये भी थीटा जाएगा, ये पॉइंट रहा ये भी थीटा गया, ये पॉइंट रहा ये भी थीटा गया, सब हर पॉइंट सेम एंगल ट्रैवल कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है। जब सेम एंगल रोटेट कर रहा है, हर पॉइंट का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो भी इस पॉइंट का ओमेगा आया, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो भी हर पॉइंट का ओमेगा आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो भी हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही है, ओमेगा आ रही है। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आप ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, ओमेगा। वो कितना आएगा, ओमेगा आएगा। बात आई समझ में, क्लियर है। तो किसी के पॉइंट मतलब मान लो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड किया, इस पॉइंट का तो भी ओमेगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड किया तो भी ओमेगा। तो ऐसा नहीं कि सर ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा था, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ये तो जीरो हो जाएगा फिर। ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तब तो सर जीरो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा जीरो हो जाएगा। जीरो होगा क्या, अच्छा कोई बताएगा क्यों जीरो नहीं होगा, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। सपोज ये मान लीजिए कि ये इसके वॉट रोटेट कर रहा था ओमेगा से, ठीक है, इसके वॉट किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो है इसके वॉट रोटेट कर रहा है, ये मतलब ये पॉइंट आगे मूव नहीं कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस मान लेते आर है, और एक यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया, ये वाला डिस्टेंस 2r है। तो ये पॉइंट भी पता है ओमेगा से जाएगा, ये भी ओमेगा से जाएगा। अब कोई बताओगे कि ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो भी ये ओमेगा कैसे होगा, देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, हाँ, नहीं 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 समझो, वो तो ओमेगा तो दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो भी ओमेगा कैसा आएगा। अभी आपको पता है कि हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, हाँ वो वैसे रिलेट कर सकते हैं, वैसे ही रिलेट करेंगे अपन। देखो यहाँ से उसको ऐसे भी समझ लेते हैं, ये पॉइंट है, इस ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, मतलब इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ओमेगा की वजह से, ये सर्कुलर मोशन इसका ऐसा होगा, तो ओमेगा की वजह से एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो v1 इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r। तो ऐसा नहीं कि रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में ओमेगा था इसका भी और इसका भी, तो रिलेटिव में ऐसा नहीं कि ओमेगा रिलेटिव इक्वल्स टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो कर दिया, गलत हो जाएगा, इसको साइड में लिख के कट करा। अब यहां से देखो रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि दो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट की वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू ओमेगा आर है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 है, ये है 2 ओमेगा आर, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आर है, वो कितना है, आर है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बताया था, v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर, याद है, v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो वो आर जो होता था ये डिस्टेंस बिटवीन आर ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, तो वी रिलेटिव परपेंडिकुलर क्या है, v2 माइनस v1, और आर ए बी कितना है, या आर बी ए कर दीजिए, तो आर बी ए कितना है, आर है, तो ये कितना आ रहा है आपका 2 ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर बाय आर, तो यहां से कितना आ जाएगा, ओमेगा आर बाय आर, ये कितना आ गया, ओमेगा, ये कितना आ गया, ओमेगा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल with respect to with respect to all other particles पहले भी लिखा है शायद ये, all other particles remain same।
रिमेन सेम। क्लियर है? किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे तो ओमेगा ही होगा, और हर पॉइंट, अगर एक पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो उसका हर पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, अगर वो रिजिड बॉडी है तो, अगर वो रिजिड बॉडी है तो। नोट कर लीजिए। हिंज और पाइवोट, पाइवोट कर दिया इसमें, या हिंज्ड पॉइंट और पाइवोटेड पॉइंट। यस, ओमेगा रिलेटिव हमेशा सेम होगा रिजिड बॉडी के लिए, ओमेगा रिलेटिव हमेशा सेम होगा, और अगर रोटेट कर रहा है तो कभी जीरो नहीं होगा रिलेटिव ओमेगा, है ना। टू डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट, अब ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट की बात करो इसी के रेस्पेक्ट में, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसकी बात करोगे तो किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करोगे हमेशा वही आएगा, ओमेगा ही आएगा। इसको बी ए ले लेना, ये क्या है, बी ए, आर बी ए। रिलेटिव कभी ऐसे नहीं फाइंड करते थे, रिलेटिव फाइंड करने के लिए कभी भी ये यूज नहीं करते थे। ओमेगा को फाइंड करने के लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कैसी ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये कैसा वेक्टर है, पोलार वेक्टर है ना। तो पोलार वेक्टर का रिलेटिव ऐसे नहीं फाइंड करते थे। उसके लिए आपको जैसे ओमेगा है, ओमेगा को बताया था कि रिलेटिव फाइंड करना है, ओमेगा रिलेटिव। तो बेसिकली ओमेगा क्या होता था, जैसे वी लिखते थे, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता था, बट ये आर और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर परपेंडिकुलर, क्योंकि आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर होता था यहाँ पे, है ना, वैसा आता था। तो वी इंटू आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे अगर ओमेगा फाइंड करेंगे तो वी बाय आर परपेंडिकुलर होता था। तो रिलेटिव फाइंड करेंगे तो वी से फाइंड करेंगे रिलेटिव, ओमेगा से रिलेटिव, ओमेगा ओमेगा से रिलेटिव फाइंड नहीं होगा। अगर ओमेगा रिलेटिव फाइंड करना है तो वी रिलेटिव से आएगा, ये किससे आएगा, वी रिलेटिव से आएगा। ओमेगा रिलेटिव डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पोलार वेक्टर है। सर्कुलर मोशन में ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा फास्ट नोट करो, इतना स्लो मत नोट करो यार। ओमेगा सेम होगा, ओपोजिट पॉइंट यहाँ पे है कहाँ पे, हर पॉइंट पे सेम होगा ना। ये ओमेगा से ऐसा जा रहा है तो ये भी आ रहा है, ये भी इस साइड जाएगा ओमेगा से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबका ओमेगा सेम होगा ना, सेम एंगल कवर करेगा ना, ये एंगल ये एंगल। गौरव, लास्ट लेक्चर में तुमको आइस में डाउट था, और मैं लास्ट टाइम में पूछ रहा था कि कहाँ गए हो तुम। डाउट्स रहे तो वेट थोड़ा किया करो, एटलीस्ट डाउट लेक्चर में तो थोड़ा वेट कीजिए आप। डन। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लिया, ऐसा भी रिजिड बॉडी है, ऐसा कंसिडर कर लिया। अब इस पे दो दो पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये ए है और ये बी है। सपोज ये इस डायरेक्शन में आ रहा है वी ए से, और ये एंगल थीटा 1 है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी से, और ये एंगल थीटा 2 है, और आर ए की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है, सेपरेशन है, वो आर है।
तो ये रिजिड बॉडी है, तो इसके लिए क्या देख सकते हैं, ये आपका रिजिड बॉडी है, तो ये आपका क्या है, VA, ये एंगल θ2 θ1, तो ये आ जाएगा आपका VA cos θ1, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में VA sin θ1, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी VB, ये है θ2, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, VB cos θ2, एक कंपोनेंट इस साइड VB sin θ2। फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ये बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन तो है नहीं, अप्रोच, ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्ट, यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच कौन देगा, along the line joining between these two particles, इसी के along जो velocity होगी वही आएगा। तो ये कितना आ रहा है, VA cos θ1 माइनस ऑफ माइनस VB cos θ2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होना चाहिए, इसको नहीं नोट करो, पहले ये लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ ये हो जाए। अब ये बताओ क्या ये वाली वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, यहाँ पे प्लस कर दिया और थीटा आपको दिख रहा है, थीटा जो है यहाँ पे θ1 एंड θ2 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है ना, θ1 θ2 जो भी आपको गिवन डायग्राम है उसमें θ1 और θ2 क्या है, एक्यूट एंगल है। तो क्या ये वाला टर्म जीरो हो सकता है क्या, नहीं, V और VB जीरो नहीं है यार, VA ये भी जीरो नहीं है, VB ये भी जीरो नहीं है, एग्जाम्पल की तरह लिखो। तो अब ये बताइए कि यहां से क्या दिख रहा है, हेयर V अप्रोच जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, θ1 θ2 एक्यूट एंगल है तो जीरो होगा नहीं, तो V अप्रोच जीरो नहीं होगा, हेंस द गिवन बॉडी इज नॉट रिजिड। आई बात समझ में कुछ। तो रिजिड बॉडी अगर है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले उसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच फाइंड करना है, वो अगर जीरो हो गया तो रिजिड होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो रिजिड नहीं होगा। क्लियर है। अब यहां से एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है VA, ये वाला एंगल जो है ये θ1 दिया हुआ है, ये एंगल θ1 है, और ये पॉइंट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है VB से, ये एंगल θ2 है, और इसके बीच का सेपरेशन आ रहा है वो तो फाइंड करना नहीं है अपने को यहाँ पे, है ना, R लिख देते हैं, देखते हैं ओमेगा फाइंड करेंगे यहाँ पे अपन, है ना। तो ये ऐसा है, तो यहाँ से फिर से ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है VA से, ये एंगल θ1 है, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा VA cos θ1, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VA sin θ1। ये पॉइंट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है VB से, ये θ2 है, एक कंपोनेंट हो जाएगा VB cos θ2, एक कंपोनेंट हो जाएगा VB sin θ2। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिखेगा या अप्रोच जो भी फाइंड करना है, सेपरेशन और अप्रोच, क्योंकि पता नहीं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल, तो हो जाएगा VA cos θ1 माइनस VB cos, तो क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे व्हेन V सेपरेशन या और V अप्रोच इज जीरो देन बॉडी वुड बी रिजिड, तो ये बॉडी रिजिड हो सकती है, ये बॉडी रिजिड हो सकती है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इतना नोट कर लीजिए।
थीटा सिर्फ थीटा पे कंडीशन वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये वी ए कॉस थीटा ये पूरे पे है ना। एक मिनट, एक मिनट, इसको नोट करने दो, फिर एक बार नोट कर लो, नोट नहीं किया एक बार नोट कर लो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सेकेंड बार। सिर्फ थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन ऑफ वी एंड वीबी पे भी डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 सेम वही एंगल है, इसमें भी थीटा 1 था सेकंड वाले में और वो भी थीटा 2 था, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है इसलिए ये रिजिड नहीं है, क्योंकि ऐसे वाले केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए बॉडी रिजिड नहीं हो सकती है। हाँ, रिजिड बॉडी वहीं से डिफाइन होगा, रिजिड बॉडी जो है वो वहीं से डिफाइन होगा। velocity and a relative velocity of particles along the line joining between them. तो यहां से क्या देख सकते हैं, फॉर अ रिजिड बॉडी क्या आ जाएगा, फॉर अ रिजिड बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच जीरो हो जाएगा। तो मतलब वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2 इसकी वैल्यू इस केस में जीरो हो गई, तो यहां से आपको ऐसा दिखेगा कंडीशन। हाँ वही, रिजिड बॉडी के लिए ये जीरो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगर वो रिजिड बॉडी होगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, इससे पहले वाले में नहीं थी। तो अब ये जीरो हो गया तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट था, एक का डायरेक्शन वी ए, तो ये थीटा 1 था, ये था वी ए कॉस थीटा 1, ये था वी ए साइन थीटा 1, और ये पॉइंट ऐसा भी है, ये थीटा 2 है इस डायरेक्शन में, वी बी कॉस थीटा 2, और यहाँ पे वी बी साइन थीटा 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो v रिलेटिव परपेंडिकुलर आएगा, है ना, पैरेलल वाले टर्म में तो जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो वी ए साइन थीटा 1 माइनस ऑफ ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस वी बी साइन थीटा 2, तो यहाँ से क्या आ रहा है वी ए साइन थीटा 1, ये ए है और ये बी है, प्लस वी बी साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना होगा, मुझे क्या फाइंड करना होगा, ओमेगा,
तो जैसे बी को आपने क्या किया है, रेस्ट में ला दिया है। अब इसकी वेलोसिटी जो है यही है वी ए बी, तो वी ए बी इस डायरेक्शन में आया है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस आर के, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए बी अपॉन आर परपेंडिकुलर। तो यहां से ओमेगा ए बी की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 अपॉन आर। यही हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये भी अगर फाइंड करना होगा तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नोट कर लीजिए। तो ये रिजिड बॉडी का ये कॉन्सेप्ट था। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि रिजिड बॉडी होता क्या, रिजिड बॉडी होता क्या। एक मिनट एक मिनट बताता हूँ फिर से। मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अब तुमको पता है कि इस डायरेक्शन में इसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन दिस इक्वल्स टू दिस है, तो रिलेटिव में जीरो हो जाएगा दोनों। तो अगर वेलोसिटी भी आएगी, इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करोगे, तो वेलोसिटी भी आएगी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, तो ओमेगा रिलेटिव परपेंडिकुलर इसलिए लिखा है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, यही है ओमेगा ए बी वी ए बी। तो अब अगर इसका इस ये रेस्ट में आ गया है, अब इस ए वाले ए पॉइंट की वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वी ए बी है। तो अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना होगा। तो ये क्या आएगा, वी रिलेटिव अपॉन आर परपेंडिकुलर। तो वी रिलेटिव फाइंड कर लिया है, ये था आर, इसके बीच का सेपरेशन क्या है, आर है, ये आ जाएगा ओमेगा ए बी। तो यही क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से रोटेट कर रहा होगा, तो इतने से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, डन। यस यस, सेम होगा। इसको भी फाइंड करेंगे तो सेम होगा, देखो। तो रिलेटिव इसको रेस्ट में ला देते हैं, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1। ओमेगा फाइंड करना है तो डिवाइड कर देंगे आर से, तो वही आएगा ना, वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1 बाई आर। तो इसके रेस्पेक्ट में भी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी यही आएगी, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। डन। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। मान लीजिए एक रॉड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है।
और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 10 मीटर मान लिया, और ये एंगल जो है ये 37 डिग्री है, और ये इसकी वेलोसिटी इस साइड 40 मीटर पर सेकेंड। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 53 डिग्री मान लीजिए, और ये 37 डिग्री है, और इसकी वेलोसिटी यू है। तो फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ u for which the rod is rigid. Yeah, for a rigid rod, find the value of u for a rigid rod. Second, find the angular velocity of a, angular velocity of a with respect to b. Find the angular velocity of a with respect to b. थर्टी आ रहा है क्या? देख लेते हैं, सबका 30 आ रहा है, सही है। उसका मतलब थर्टी टू आ रहा है। ये ऐसा है, ये 40 है, ये एंगल 53 है, इसका ये कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा 40 cos 53। तो cos 53 कितना होता है? 3/5। तो 8 इंटू 3 24 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा ये आ जाएगा 40 sin 53 डिग्री, तो ये 32 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये इस डायरेक्शन में u से जा रहा है, ये 37 डिग्री है। ये जो कंपोनेंट ये आएगा u cos 37, तो ये हो जाएगा 4u/5, और ये आ जाएगा आपका u sin 37, ये हो जाएगा 3u/5। तो फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड रॉड, देख लेते हैं कितना था। फॉर अ रिजिड रॉड क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कितना है? 24 माइनस 4u/5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 4u/5। तो 4 से 6 टाइम्स में जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहले का आंसर ये आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा। सेकेंड के लिए कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड तो v रिलेटिव, तो v a b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो v a परपेंडिकुलर, बेसिकली ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो v a परपेंडिकुलर माइनस v b परपेंडिकुलर। तो इसका ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 32 है, और ये कितना है? तो 3u/5 है। तो ये 32 माइनस 3/5 ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस 3/5, तो प्लस 3/5 हो जाएगा। u की वैल्यू पुट कर दिया 30, तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, ये 32 प्लस 18, तो ये 50 हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इतना पहले। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है कि वैल्यू पुट करके थोड़ा सा
एक्सप्रेशन थोड़ा वो सिंपल दिखेगा ऐसा दिखने में, वैसा, तो इसलिए पहले ही वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं है। बट ये है कि थीटा किसके साथ है वो समझ में आना चाहिए, इसके साथ थीटा है। अगर ये वाला एंगल कुछ दिया होता तो फिर अब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं यूज कर पाते है ना, कोई थीटा की इधर से उधर कर देगा, चेंज कर देगा, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। यस, तो यहाँ से ओमेगा ए बी क्या हो जाएगा, तो वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो वी ए बी कितना है 50 है, आर कितना है 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन सेकेंड। ठीक है, तो एक इसका कॉन्सेप्ट था रिजिड बॉडी का। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ a rigid body, your motion of rigid bodies of a rigid body। तो सबसे पहले ओमेगा क्या होता है, ये जो ओमेगा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है ना, ये पहले बताया आपको। एसआई यूनिट रेडियन होता है, ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है। जब दोनों एसआई यूनिट में होगा तो इसका भी एसआई यूनिट में ही आंसर आएगा, तो वो होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, दोनों, ये भी एसआई यूनिट में है ना, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर में, दोनों एसआई यूनिट में, इसीलिए ये 5 रेडियन पर सेकंड होगा, एसआई यूनिट में ही आएगा। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, सबसे पहले आएगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहाँ पे पढ़ा ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, थर्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहाँ पे पढ़ा, रिजिड बॉडी का प्योर, रिजिड बॉडी अभी तक, इससे पहले रिजिड बॉडी कहीं पे डिस्कस किया क्या, नहीं किया, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ये पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा, रिजिड बॉडी के बारे में, वहां पे रिजिड बॉडी पता नहीं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में किसके बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, वहां पे भी कोई एक्सटेंशन नहीं होता था, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता था, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता था। तो ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ा है, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, यही सब पढ़ा है वहां। प्योर रोटेशनल मोशन, थर्ड आएगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं अपन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में, कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या, प्योर बेसिकली अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ चुके हैं, COM में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडीड इन सेंटर ऑफ मास, बट पता नहीं था कि वो रिजिड बॉडी था, यहाँ पे समझ में आया कि वो रिजिड बॉडी था। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा, कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है, एक पॉइंट यहाँ पे कुछ मान लेते सी, इसके बीच का डिस्टेंस x है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है ये y है, ये वाला x, इससे मतलब है नहीं। अब ये मान लो कि t=0 पे ये यहाँ पे है, और t=t पे ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है ABC, ये t=t। तो अब इस हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर L हो,
तो इसका सी का डिस्प्लेसमेंट भी एल होगा और बी का डिस्प्लेसमेंट भी एल होगा। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, लीन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या आता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये आता है। लीनियर मोमेंटम, तो ट्रांसलेशनल मोशन में वो आता है। तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसका इसका रिजिड बॉडी होगा तो इसके बीच का सेपरेशन सेम रहेगा हमेशा, इसका हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे मोशन को क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अ बॉडी is said to be in pure translational motion, pure translational, काइनेमेटिक्स में ट्रांसलेशनल की मीनिंग बताया था आपको, ट्रांसलेशनल मोशन if the displacement of each particle of the system is same during any time interval, during any time interval, है ना। तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी जो कि लीनियर वेलोसिटी, जैसे ये बॉडी हो गया, ये इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी की बात करें, किसकी लीनियर वेलोसिटी, ये अगर v1 से v0 से जाएगा तो ये पॉइंट भी v0 से जाएगा, ये पॉइंट भी v0 से जाएगा। ये सब कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटीज। तो हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटीज क्या होगी, सेम होगी, तभी तो इसका सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये v0 से जाएगा तो ये भी v0 से जाएगा, ये भी v0 से जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। किसका, ये सेंटर ऑफ मास में कहाँ था, ये बोल रहे हो क्या। अरे एक बॉडी होती थी, एक बॉडी होती थी, कोई भी मास, पॉइंट मास मान लीजिए, या कोई भी बॉडी होती थी, ऐसे समझा, ये एक बॉडी होती थी, ऐसा मान लो, ऐसा सिस्टम मान लीजिए बहुत सारा, m1 m2 m3 m4। तो याद है फोर्स कैसे फाइंड करते थे, एफ सिस्टम कैसे फाइंड करते थे ना, एम सिस्टम इंटू एसीएम, याद है, एम सिस्टम इंटू एसीएम होता था या नहीं होता था, नोट करो इतना, आगे बताता हूँ। ये तुमको सर्कल दिख रहा है, इसी मतलब ये स्फीयर टाइप का दिख रहा है, इसीलिए लग रहा है कि सर ये कहाँ पढ़ा दिया आपने। बेसिकली इसको डिफाइन किया था कहाँ पे, ट्रांसलेशनल मोशन डिफाइन किया था काइनेमेटिक्स में, के स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था, स्टार्टिंग में। हाँ बट ये सब जो सिस्टम ऑफ मोशन के, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जो मोशन होता था, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कहाँ पे पढ़े थे अपन, तो ये सब डिस्कस किया कहाँ पे, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में कहाँ पे डिस्कस किया, तो ये डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास में, इसमें डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास में। बताता हूँ, डन ना। जैसे ऐसे किसी को लग रहा है कि सर ये कहाँ पे आपने बता दिया, ठीक है एक बार नोट कर लीजिए।
डन। क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है ना, v मतलब लीनियर वेलोसिटी ना, वो मूव करा रहा है ना पार्टिकल को, सिर्फ मूव करा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो ऐसा मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। एक मिनट पहले समझ लो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है ये सिर्फ मूव करेगा, इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब है एक जगह पे सिर्फ रोटेट करता रहेगा, जैसे फैन है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, एक ही जगह पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस जो है इसका फिक्स्ड एक्सिस है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो वैसे मोशन को क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। और एक मोशन आएगा, जैसे देखो ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब ऐसे रोटेट भी कर रहा है और आगे रोटेट करते हुए आगे जा रहा है, तो मूव भी कर रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है आगे, और रोटेट भी कर रहा है, तो वैसे मोशन को बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये ऐसा है, ये आगे जाएगा सिर्फ, इसको क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशनल। हाँ, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या है, सर्कुलर मोशन जो होता था, नॉर्मली सर्कुलर मोशन एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं नॉर्मली। रोटेशनल मोशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो ऐसा नहीं कि अगर एक पार्टिकल जा रहा है तो उसको रोटेशन नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, वही सब चीज आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है कि रोटेशनल मोशन मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे समझ लो। ये यहाँ पे है। अब ये बताओ ट्रांसलेशनल मोशन है, ये जा रहा है, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, सिर्फ आगे जाएगा। अब ये बताओ अगर ये हर पॉइंट की वेलोसिटी, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी कंसिडर कर लीजिए, क्या टी टाइम में हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, कोई भी टाइम इंटरवल लो, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे मोशन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर यही अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता, यहीं पे आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे रोटेट कर रहा है ये, मतलब यहाँ पे एक एक्सिस होगा, यहाँ पे एक एक्सिस होगा यहाँ पे, और इसी के अबाउट ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ यहीं पे ये एक्सिस फिक्स्ड है, आगे नहीं जा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ऐसे को इस मोशन क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। अब ये क्या कर रहा है, मान लीजिए रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है, रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है ना, इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ये रोटेट करते हुए आगे जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, तो यहाँ पे आगे भी जा रहा है मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेट भी कर रहा है मतलब रोटेशनल मोशन भी है, तो वैसे मोशन को बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अभी ये समझो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कहां पे पढ़ा। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, v नॉट, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और ये जो vcm की वैल्यू v नॉट है। क्या ये बताओ, क्या बताया है कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से होगी, ये पॉइंट कितने से जाएगा, v नॉट से, 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 कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट कितने से जाएगा, v नॉट से। तो अब बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, सबका मास मान लेता हूं m1 m2 m3 m4 mn, इस पूरे का मास, m सिस्टम का मास, इस पूरे बॉडी का मास m है। तो अगर आपको मोमेंटम फाइंड करना है, लेट्स से मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, मोमेंटम फाइंड करना है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखो, लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है p, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम p, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ना यार, p सिस्टम m m1 v1 प्लस m2 v2, याद है, सिस्टम का जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसका लिख लेंगे अपन vn। अब देखो क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है क्या, v नॉट v नॉट v नॉट, तो m1 v नॉट, m2 v नॉट, mn v नॉट, तो यहां से m1 प्लस m2 प्लस mn v नॉट, बेसिकली v नॉट क्या है, vcm है, तो यहां से क्या आ गया, ये m सिस्टम हो गया और ये vcm आ गया, पढ़ा था ये, m सिस्टम इक्वल्स टू p सिस्टम इक्वल्स टू m इंटू vcm, वही आया ना। एक्सेलरेशन देख लो, लीनियर की बात कर रहे हैं अपन, ये वेलोसिटी जैसे एक पार्टिकल है, इसकी ये वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ये सब तो डिस्कस किया है यार, लीनियर वेलोसिटी।
अब लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अपन। मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास है और ये इस डायरेक्शन में एसीएम कितने से जा रहा है, ए नॉट से जा रहा है, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए नॉट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए नॉट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए नॉट, हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम होगा, ए नॉट ए नॉट। तो अगर मुझे फोर्स फाइंड करना होता एफ सिस्टम, तो क्या लिखते हैं अपन, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn an। तो क्या हो जाएगा, m1 ये ए नॉट या एसीएम बोल दीजिए, ए नॉट सबका सेम है, mn a नॉट, तो यहां से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस mn इंटू ए नॉट। ए नॉट को आप क्या बोलेंगे, एसीएम, ये क्या है, m इंटू एसीएम। पढ़ा था ये एफ सिस्टम या एफ एक्सटर्नल, यही होता था एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हाँ वहां पे अलग होता था, वहां पे हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती थी, क्योंकि ऐसा एक रिजिड बॉडी कंसिडर नहीं करके वहां पे क्या करते थे अपन, वहां पे क्या कंसिडर करते थे, बहुत सारा पार्टिकल v1 से जा रहा है, मास m1, साइड में बता रहा हूँ, मास m1 था, ये पार्टिकल है मास m2 वेलोसिटी v2, मास m3 वेलोसिटी v3। अब इसी को एक क्या करते थे, एक बाउंड्री बनाकर एक सिस्टम मान लेते थे, एक बाउंड्री बनाकर एक सिस्टम मान लेते थे, है ना। यहाँ पे क्या है, एक बॉडी ही रिजिड है, यहाँ पे क्या है, बॉडी ही रिजिड है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, है ना। नोट कर लीजिए अब इसको भी। इसको नोट मत करना यार। थोड़ा फास्ट नोट करो, ये सब तो सिंपल है। नोट कर लीजिए। डन। हाँ बोल सकते, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि रिजिड है तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी।
सेकेंड आप लिखेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे आगे। प्योर रोटेशनल मोशन से ही स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो यार फिर। डन। प्योर रोटेशनल मोशन, तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या है, मान लो एक सिस्टम बना लिया ऐसा, और ये जो है, ये पूरा सिस्टम जो है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस यहीं पे, जैसे ऐसा मान के अपन, ये पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पे एक एक्सिस है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसा। तो इसको बोलते हैं अपन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये होगा AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, सपोज ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल लिया जिसका मास m1 है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस r1 है, तो ये ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर कर लिया जिसका मास m2 है, इसका रेडियस r2 है, तो ये इस वाले सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। एक पार्टिकल यहाँ कंसिडर कर लिया m3, ये r3 है, तो ये इस वाले सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। तो हर पॉइंट जो है एक सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, और इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से आप रोटेट करा दो, तो हर सर्कल का, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये पॉइंट ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इसका सर्कल यहाँ पे, ये वाला पॉइंट होगा ऐसा सर्कल में जाएगा, इसका सेंटर यहाँ पे। तो हर पॉइंट, जितना भी पार्टिकल होगा, हर का सर्कल इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा हो। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये एक्सिस जो होता है प्योर रोटेशनल मोशन में, ये वाला एक्सिस जो होता है ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये आगे मूव नहीं करेगा, ये आगे मूव नहीं करेगा। तो ये फिक्स्ड है, तो ये पूरा बॉडी ये भी आगे मूव नहीं करेगा, ये रोटेट करता रहेगा, सिर्फ ये क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, इन प्योर रोटेशनल मोशन, इन प्योर रोटेशनल मोशन एवरी पॉइंट, every point moves in a circle, moves in a circle whose center lies on the axis of, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, एक्सेप्ट ऑन AOR। ये बात आई समझ क्या, जो पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, बट जो पार्टिकल इसी पे लाई करेगा वो तो सर्कल में रोटेट नहीं करेगा ना यार। जैसे ये पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल्स, एक्सेप्ट द पार्टिकल्स विच आर ऑन AOR, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, whose center lies on the axis of rotation, axis of rotation, and every point moves through the same angle, ये पहले भी बताया है, through the same angle during a particular interval of time, during a particular time interval, during a particular time interval, है ना। और हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम।
अगर मुझे ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी सपोज फाइंड करना होता, स्टार लगा के लिखना, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होता, मैं कुछ रिलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में फाइंड करना होता कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, देखो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर प्लस हाफ mn/vn स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 को क्या लिखोगे, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, लीनियर वेलोसिटी, तो v1 क्या आएगा, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, ओमेगा r1। v2 क्या आएगा, ओमेगा r2। v3 क्या आएगा, ओमेगा r3। इस टाइप से vn क्या आएगा, ओमेगा rn। होगा या नहीं होगा, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी ये होगी। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, v को ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस हाफ mn इंटू ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। AOR काफी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है किसके वर्ड फाइंड कर रहे हैं। AOR ऐसा नहीं, जरूरी नहीं यही होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बॉडी ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना यार। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बॉडी ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है, इसके बॉडी ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। अभी ये ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया, मतलब ये ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा होगा, ऐसा ऐसा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होता तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होता। तो इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, इनफाइनाइट। M1 एंड M2 कहाँ से क्या फाइंड किया, M1 M2 तो हमेशा सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही होगा ना, सिर्फ R1 चेंज होगा, R1 R2 चेंज होता रहेगा, वो डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास तो वही रहेगा ना, M1 थोड़ी मास चेंज थोड़ी होता है, किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड करे मास चेंज होने वाला नहीं है ना। तो मास तो वही रहेगा, हाँ R1 R2 R3 ये सब चेंज होता रहेगा, ये चेंज होगा तो ओमेगा वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। वो क्यों चेंज होगा आगे बताता हूँ। R1 को डायरेक्ट रिलेट कर देंगे अपन, R को डिस्टेंस को, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये कैसी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी आगे इतना नोट कर लिया इसको। नोट कर लो।
डन। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/n² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा भी कॉमन ले लिया। तो ये जो टर्म होता है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, एक पार्टिकल के लिए तो नहीं है, ये किसके लिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं आई। ये पूरा जो टर्म है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या होता है? आई। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से रोटेशन के केस में, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वेयर आई क्या है इसी को आगे डिस्कस करेंगे। वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट AOR। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसी को डिस्कस करेंगे अपन आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी नहीं, बट थोड़ा सा कंबाइंड मोशन को डिफाइन करने के बाद। तो मैंने ये यहाँ पे क्यों बताया वो बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब क्या है आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी समझ लो। अगर एक सिंगल पार्टिकल होता जिसका मास m1 है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे फाइंड करना होगा तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये R1 परपेंडिकुलर होता था, ऐसा सर्कुलर पाथ होता है, तो ये R1 परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एक पॉइंट मास है, ये कौन सा मास है? पॉइंट मास। तो इस पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MI बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ लिख देता हूं पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। तो कहीं पे सिर्फ MI लिख दिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो सिर्फ I से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M1 अबाउट AOR, अबाउट AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? M1 इंटू R1 स्क्वायर। अगर दूसरा होता तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस M2 इंटू R2 स्क्वायर, तो वैसा प्लस M3 इंटू R3 स्क्वायर, वैसा आता जाएगा। वैसे इस वाले पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये क्यों बता रहा हूं वो समझो। देखो यहां से रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी R लिख दो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कितना आ गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ट्रांसलेशनल वाले केस में क्या आता था? ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अरे बताओ क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m इंटू VCM स्क्वायर, यही होता है। इसको हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं अपन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या हो गई? कंपेयर करो, तुम रिलेट करो चीजों को। मतलब जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में किसका है? मास का है, मतलब इनर्शिया का है। वही सेम वर्क यहां पे रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में v आ रहा था, जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में v आएगा मतलब लीनियर वेलोसिटी आएगी, वही रोटेशनल मोशन में क्या आएगा? ओमेगा आएगा। इसका मतलब जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन आता था, यहां पे क्या आएगा? अल्फा आएगा। जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में, तो अब खुद से ऐसे देखो, यहां पे खुद से रिलेट करो। आगे वो सब कुछ डेराइव होगा, चीजें डेराइव होंगी, बट आप खुद से रिलेट करो। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन होता था, वो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हो? आई अल्फा। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम का होता था, लीनियर मोमेंटम को पी लिखते थे, पी क्या होता था? mv। वही काम प्योर रोटेशनल मोशन में किसका होगा? एंगुलर मोमेंटम का। तो क्या लिखोगे तुम? हाँ, mvr होता है, वो ट्रांसलेशनल वाले केस में होता है। किसमें होता है? ट्रांसलेशनल। रोटेशनल की बात करेंगे
तो आई ओमेगा। प्योर रोटेशनल में आई ओमेगा, ट्रांसलेशनल में जाओगे तो एमवीआर हो जाता, वो सब डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे अपन आई ओमेगा, आई एल्फा भी डिराइव करेंगे, बट रिलेट कैसे करेंगे ये थोड़ी चीज क्लियर हो रही है क्या? नोट करो, एनालॉजी लिख देता हूँ इसका, पहले एक बार नोट कर। हाँ, एक टेबल बना के समझाता हूँ, नोट तो कर लो इसको, नोट करो ना फिर समझा। इसीलिए इसको यहाँ पे डिराइव किया, इसी चीज को समझाने के लिए। क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ना टाइम है यार, 15 मिनट्स तो जाएगा ना। इसको नोट मत करना, इसको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? समझ में आ गई ये बात, तो आगे रिलेट करेंगे। डन। तुमको एक ही दिन में मान लो बहुत सारी चीजें आ जाएगी रोटेशन की, अगर तुमने रिलेट कर लिया इसको तो। एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, नोट कर लो पहले, नोट कर लीजिए। डन। एनालॉजी बिटवीन, हाँ हाँ। तो अभी स्टार्ट भी कहाँ किया, अभी प्योर रोटेशनल मोशन स्टार्ट भी नहीं किया, बस यहाँ पे रिलेट कर देते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है। एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट होता है। बट ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक्स है, उसको रिलेट कर लेते हैं अपन। ट्रांसलेशनल मोशन और इधर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल तो सर्कुलर टाइप का है, तो या अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता था, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, थीटा, है ना? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v होती थी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल्फा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे भी इस
काइनेमेटिक्स जो आएगा रोटेशनल मोशन का, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, तो वही ओमेगा इक्वल्स टू जो अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी ये सब, अल्फा टी। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, तो यहाँ पे क्या आता था, ओमेगा स्क्वायर, पढ़ा ना ये सब सर्कुलर मोशन में, 2 अल्फा थीटा। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये जो है, यहाँ से एक बार ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये सब क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ये सब क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन बेसिक। हाँ, अगर ये इंस्टेंटेनियस होगा, ये वाला इंस्टेंटेनियस होगा तो वेक्टर होगा। नॉर्मली इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो वेक्टर ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, यहाँ पे ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे अपन तो ऐसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे मास m, तो यहाँ पे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे बेसिकली ये इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई नहीं, रहने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो यार कोई भी रहो। तो फोर्स F, F की वैल्यू क्या होती थी, ma, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, टॉर्क आएगा। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, प्योर रोटेशनल मोशन में m की जगह पे आई अल्फा। इसमें आता था लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू mv, तो यहाँ पे आएगा एंगुलर मोमेंटम, mv होता था, तो इसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम। तो L को क्या लिखेंगे, आई ओमेगा। प्योर रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों कंबाइंड हो जाएगा तो वो अलग होता है, उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। न्यूटन, न्यूटन्स लॉ जो होता था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ एक्सटर्नल क्या होता था आपका, तो ये होता था डीपी बाई डी टी। तो इस केस में क्या आएगा, न्यूटन्स लॉ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू डीपी की जगह पे एल बाय डी टी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वॉकडन कितना आ जाएगा, वॉकडन क्या होता था, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, तो यहाँ से वॉकडन क्या आ जाएगा, वॉकडन इज टाउ डी थीटा, है ना। अच्छा, पावर क्या होता था यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो P इक्वल्स टू एफ डॉट वी, इंस्टेंटेनियस पावर, INS इंस्टेंटेनियस पावर, एफ डॉट वी, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू टाउ डॉट ओमेगा। इम्पल्स भी लिख सकते हैं, इम्पल्स क्या होता था आपका, एफ डी टी, तो यहाँ पे लीनियर इम्पल्स आता था, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स आएगा, लिख दो साइड में यहाँ पे इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स क्या आता था, जे इक्वल्स टू एफ डी टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगुलर इम्पल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था, चेंज इन पी, जे 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 होता था, एंगुलर इम्पल्स, तो यहाँ पे जेएल लिख लेना, जेएल, ये क्या हो जाएगा, टाउ डी टी, टाउ डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर, डिस्टर्ब मत करो यार, एक बार यहाँ से नोट कर लीजिए, टाउ, टाउ नहीं, टॉर्क के लिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ टाउ, TAU, टाउ, टाउ, TAU, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसा है, ऐसा, टी लिखते हो थोड़ा सा ऐसा कर दो, टाउ। नोट कर लीजिए इसको।
तो ये काइनेमेटिक्स जो है इसका, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये सब इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारा किया सर्कुलर मोशन में। नहीं नहीं, लास्ट पार्ट नहीं, एक बार प्योर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन लिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। वैसे थोड़ा आइडिया तो हो गया क्या क्या होता है। फिर उसके बाद ये चैप्टर आज के लिए एनफ हो जाएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल आज अभी बताऊंगा यार। थोड़ा सा तो ये से इतना नहीं आएगा, बस डेफिनेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डेफिनेशन आएगा। इसको थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नहीं नहीं, क्या अभी देखो यहाँ से एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, लीनियर इम्पल्स होता है जे इक्वल्स टू एफ डी टी, बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी है ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था। तो एंगुलर इम्पल्स आ जाएगा जे एल, इसको जे एल, जे एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी, एफ की जगह पे टाउ आ जाएगा टाउ डी टी, या इसी ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल हो जाएगा। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था, तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। रिलेट कर लो खुद से। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है डायरेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी तो वही होती है, एमजीएच वाला टर्म ही होता है बस, आईजीएच नहीं होता यहाँ पे। कंबाइंड का फॉर्मूला कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कंबाइंड होगा तो सबको ऐड कर देंगे, वो देखेंगे अपन जब पढ़ाऊंगा आगे, कंबाइंड का अलग से पढ़ेंगे। सब कुछ ये सब भी आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये सब पढ़ा दिया कि ये हाई अल्फा होता है, हाई ओमेगा होता है, टाउ ये ऐसा हो, सब आएगा आगे, सब आएगा, बट रिलेट करने के लिए आ गया तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, या कंबाइंड मोशन भी लिखा रहेगा कहीं पे तो चलेगा, रोटेशनल मोशन। तो इस केस में क्या है कि ये बॉडी पहले क्या होती थी, पहले क्या होता था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, क्या होता था कि ये बॉडी सिर्फ आगे जाती थी, है ना। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, ये बॉडी सिर्फ आगे जाती थी। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता था, ये बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही होती थी। इस केस में क्या होगा, ये बॉडी आगे भी जाएगी और रोटेट भी करेगी, मतलब पहले ऐसा सिर्फ आगे जाता था, सेकेंड वाले केस में प्योर रोटेशनल में एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, एक ही जगह पे सिर्फ ऐसा रोटेट कर रहा है, एक ही जगह पे ऐसा रोटेट कर रहा है, या तो सिर्फ आगे जा रहा है ऐसा, इसको बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल, एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है प्योर रोटेशनल। अब ये रोटेट करते हुए आगे जा रहा है, मतलब ऐसा जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, जैसे इसकी वजह से ये आगे जाएगा और इसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बेसिकली क्या है, इसमें जो ये एक्सिस है ये आगे मूव कर रहा है, ये एक्सिस जो है ये आगे मूव कर रहा है, ये क्या है, तो ये आगे v से जा रहा है प्लस आगे फिर से ऐसा ड्रॉ कर लेना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। और ये वाला जो टर्म है ऐसा सर्कल, सर्कल तो नहीं है यहाँ पे, स्फीयर टाइप का ऐसा बना लेना, ये प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और ये क्या है, कंबाइंड मोशन है, कंबाइंड मोशन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो एक्सिस है वो भी आगे जा रहा है, लिखेंगे अ
a body is said to be in combined motion if all points on the body rotate about an axis of rotation and the axis of rotation moves with respect to ground, move करता है वो, है ना, with respect to ground. ये वाला एक्सिस आगे जा रहा है और रोटेट कर रहा है, पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, और ये वाला एक्सिस आगे जा रहा है, तो ये आगे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा. नोट कर लीजिए, इतना ही है. इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे. रोटेट कैसे करेगा, ये एक लाइन होगा ना, लाइन कैसे रोटेट करेगा, लाइन है नहीं, ये ऐसा या तो ऐसा एक ही जगह पे रहेगा, ये एक लाइन है, एक पॉइंट है बेसिकली. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट करने का मतलब है फिर ये बॉडी यहाँ पे इस लाइन पे नहीं रहेगा. ये रोटेट कर रहा है तो ये वाला मान लो ऐसा ऐसा जा रहा है, तो इसका मोशन ऐसा नहीं होगा, फिर इसका मोशन डिफरेंट टाइप का हो जाएगा. इसके मोशन को एनालाइज करना टफ हो जाएगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ऐसा आ रहा है, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी. एक्सप्लेन करना टफ हो जाएगा. उसका पाथ जो है, उसकी ट्रेजेक्ट्री को आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा. पूरे बॉडी के मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री होगी ना, उसको आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्योर रोटेशनल मोशन. मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट करेंगे. इसके साथ एक दो क्वेश्चन जो है वो ओमेगा वाला, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा एस प्लस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं इसके साथ जो है ना अटैच कर दूंगा, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है, खुद से सॉल्व करना बट उस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन भी रहेगा वहां पे, बट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. यस, हाँ सेंड कर दूंगा यार, सेंड कर दूंगा. ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. बोलिए बोलिए बोलिए, क्या डाउट है, कुछ भी डाउट है बोलो ना. पैरिटी, ये क्या तुम बोल रहे हो, पैरिटी तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं, किससे रिलेटेड है. पैरिटी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, नहीं नहीं क्वांट, एक मिनट रुको ना, एक क्वांटम मैकेनिक्स में है ये पैरिटी वाला टर्म, एक मिनट, तो मैं रिलेट कर दूंगा, फिर थोड़ा सा भी मुझे ये मिलेगा, मैं रिलेट कर दूंगा, एक मिनट. पैरिटी